चले। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक, क्या बताएंगे? इलाहाबाद में हुआ था, बनारस में हुआ था, कन्नौज में हुआ था, या फिर पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, यह पाटलिपुत्र। आपका तीसरा दिन है, डे 3 है। ठीक है, बिहार का ऑब्जेक्टिव का इम्तियाज अहमद किताब से। ठीक है, इम्तियाज अहमद की नई किताब आई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे बिहार का डे 3 है ऑब्जेक्टिव, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 दिन का पहले क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं किया तो जाकर रिवीजन करके आइए। ठीक है, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना वर्ष क्या था? तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो 320 था। ठीक है, ध्यान रखें, 320 था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में, ठीक है, राज्याभिषेक और, ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो 320 था। ठीक है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किससे किया था? तो वैशाली के राजकुमारी, सॉरी, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, किससे विवाह किया था? तो कुमार देवी से इन्होंने मतलब क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगर पूछेगा किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कब की थी? तो ध्यान में, 320 में। कब की थी? कब की थी? 320 में। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे की थी? तो पाटलिपुत्र में की थी। कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। ठीक है, तो 320 ईस्वी में ही प्रचलन होता है, किसका प्रचलन होता है? तो गुप्त संवत का भी प्रचलन होता है, 320 में ही होता है। इसे भी आप लोग याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा? किसे कहा? लिच्छवी दौहित्र कहा। क्यों कहा? तो भाई साहब, कुमार देवी जो थी लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, ध्यान रखें, तो लिच्छवियों का चंद्रगुप्त मौर्य जो था क्या हो गया? दौहित्र हो गया। दौहित्र का मतलब नाती नतनी को दौहित्र कहते हैं। ठीक है, इसके लिच्छवी जो था इसके मामा का घर था। ठीक है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का मामा का घर तक कहाँ था? लिच्छवी था, क्योंकि समुद्रगुप्त की बात करें किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तो बिहार में ये पूछा जाता है, कौन था? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। किसे जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो क्या बताएं गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी? ठीक है, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा, ठीक है, मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी? तो किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ध्यान में, समुद्रगुप्त से। ठीक है, किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, किससे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ? तो गुप्त युग में। ठीक है, नालंदा गुप्त। विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो क्या बताए? संस्थापक का नाम बताइए जरा हमें, कौन था संस्थापक? ठीक है, कुमार गुप्ता। कौन था? कुमार गुप्त जो था नालंदा विश्वविद्यालय का क्या था? संस्थापक था। बोलते रहिए सभी लोग। ठीक है, अब चलेंगे, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसने की? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, किस युग में स्थापना हुई? तो क्या बताएंगे? गुप्त काल में। ठीक है, कहाँ पे होता है? गुप्त काल में होता है। ठीक है, नीचे वाले क्यों नहीं बोल रहा है? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र में? 3 वर्षों तक रहा पाटलिपुत्र में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पे आया। इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। ठीक है, तो ध्यान रखें, चीनी यात्री फाहियान जो था कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 3 वर्षों तक। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हुएन आया था। कौन आया था? हुएन आया था। ठीक है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से? तो ध्यान रखें, पाटलिपुत्र नगर से जो है आपका आर्यभट्ट का संबंध है। किस नगर से आर्यभट्ट का संबंध? तो पाटलिपुत्र नगर से आपका क्या है? आर्यभट्ट का संबंध है। ठीक है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? तो ध्यान रखिएगा, शाहाबाद जिला से। किस जिला से? शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो सुल्तानगंज से। ठीक है, तो बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो सुल्तानगंज से। कहां से हुई है? सुल्तानगंज से। ठीक है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में
पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, ये किस काल के हैं? तो क्या बताएंगे? गुप्त काल। गुप्त काल। काल के, ठीक है। तो राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, किस काल के? तो गुप्त काल के है। राजगीर के स्थित जरासंध का बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये भी आपको गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तीरभुक्ति, तीरभुक्ति, ठीक है। तीरभुक्ति जो आधुनिक दरभंगा कहते हैं, वहां का राज्यपाल कौन हुआ करता था? क्या बताएंगे? गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त, ठीक है। गोविंद गुप्त किसका पुत्र था? तो क्या बताएं? गोविंद गुप्त किसका पुत्र था? बिल्कुल, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र जो था गोविंद गुप्त था। कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र? क्या था? गोविंद गुप्त था, ठीक है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, ठीक है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, कौन था? नालंदा था, ठीक है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र की बात की, नालंदा था। नलंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो क्या बताएंगे? बौद्ध दर्शन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था नलंदा विश्वविद्यालय? बौद्ध दर्शन के लिए नलंदा विश्वविद्यालय क्या था? प्रसिद्ध था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय का फाइहान किसके शासन के दौरान आया? फाइहान किसके शासन काल के दौरान आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था यही था। अंतिम शासक की बात करेंगे, हेमू था, ठीक है। कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक का नाम क्या था? हेमू था। हेमू ने इस उपाधि को कितने नंबर पर धारण किया था? 14वां नंबर पे, ठीक है। 14वां शासक था जो कि इस उपाधि को धारण किया था, हेमू। हेमू दिल्ली पे शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक भी था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, हेमू एक मतलब अधिकारी बना था, किसके शासन काल में अधिकारी बना था? इस्माइल खान, ठीक है। इस्माइल खान के शासन काल में ये एक अधिकारी था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस्माइल खान कौन था? इस्माइल खान शेर शाह का पुत्र था, वेरी गुड, ठीक है। किसने वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने ये वर्णन किया है? फाइहान ने वर्णन किया। गुप्त संवत आरंभ होता है, कब से गुप्त संवत आरंभ होता है? 320 गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत, ठीक है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम सही है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों को किसने भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? हमने कहा, आपने कहा, या फिर किसी और ने कहा? किसने कहा? स्मिथ ने। बीएस स्मिथ ने। क्या होता है बीएस स्मिथ का नाम? का विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। ध्यान रखेंगे। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में विजय तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त की, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। कौन थे प्रयाग? बिल्कुल, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन की बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है। प्रशंसा पत्र, ठीक है। तो प्रयाग प्रस्तुति में जमकर प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। डंटा कहाँ है? ठीक है, हरिसेन अपना प्रशंसा खुद करेगा, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। किसकी की गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। यह भी पूछा जाता है प्रयाग प्रस्तुति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ठीक है, किसने किया? समुद्रगुप्त ने किए, ठीक है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के विजय के अभियानों का चर्चा आपको देखने को मिलता है? वही प्रश्न जो ऊपर मैंने बताया, किसके अभियानों में मिलता है? तो समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुप्त सम्राट के पतन के कारण क्या क्या थे? आर्थिक संकट छोड़ के, ठीक है। आर्थिक संकट नहीं था, हुनों के आक्रमण था, प्रशासन का शांति स्वरूप था, और साथ में उत्तराधिकारी जो थे वो मतलब क्या थे? कमजोर हो गए थे, ठीक है। कमजोर शासक, सारे के सारे जो थे पतन के कारण थे, ठीक है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो नरसिंह गुप्त के समय शासन काल में। मिहिर कुल हून शासक था। कौन सा शासक था? हून। कौन था ये? हून। हून शासक था, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। तो नरसिंह गुप्त के समय में, ठीक है, मिहिर कुल का आक्रमण होता है, ठीक है। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो भाई साहब सारे ही थे, ठीक है। ध्यान रखें, 12 मिहिर ये छोड़ के, क्या ना, पाणिनि को छोड़ के, पाणिनि को छोड़ के बाकी सारे ही थे, ठीक है ना। पाणिनि मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य है ना जी सर। बोलिए, ठीक है।
बारहवीं थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त पे थे। ठीक है, अब आएंगे मगध के परवर्ती गुप्त। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त। ठीक है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? माधव। कृष्णगुप्त। क्या नाम था उनका? कृष्णगुप्त। हाँ, नहीं, कृष्णगुप्त। ठीक है, कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से लेकर 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? किसने किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने। ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को मतलब क्या किया था? पराजित किया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? ठीक है, तो दामोदर गुप्त को। ठीक है, मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ठीक है, तो किसे? माधव गुप्त को बनाया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया था? आदित्य सेन ने। ठीक है, किसने? आदित्य सेन ने। तो बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार के किसी स्थानीय शासक का नाम अर्जुन था, उसने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। ठीक है, चीनी यात्री क्यों आते थे बिहार? तो बौद्ध धर्म को लेकर आते थे। तो चीनी यात्री को जब इन्होंने क्षति पहुंचाई थी, तो इससे गुस्सा में आके, ठीक है, गुस्से में आके नेपाल की सेना आया। ठीक है, किसका सेना? नेपाल की सेना। किसका सेना? ठीक है, नेपाल। तिब्बत की सेना। दोनों ने मिलकर बिहार पे आक्रमण किया। कुछ समय के लिए मतलब बिहार को इन लोगों ने जीत भी लिया था। ठीक है, क्या किया था? कुछ समय के लिए इसने क्या किया था? बिहार को जीत भी लिया था। ठीक है, तो इससे मुक्ति किसने दिलाया? इससे मुक्ति किसने दिलाया? ठीक है, तो इससे मुक्ति दिलाया था आपको किसने? तो ध्यान में, आदित्य सेन ने। किसने मुक्ति दिलाया? तो आदित्य सेन ने मतलब मुक्ति दिलाया। ठीक है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। आदित्य किसने सेन। किया था? आदित्य सेन ने। किसने किया था? आदित्य सेन ने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। ठीक है, आप हम ये बताइए, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित मगध के गुप्त। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान, जीवित गुप्त। क्या नाम था उसका? जीवित गुप्त उसका नाम था। क्या नाम था? जीवित गुप्त उसका जो था नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्नौज के शासक जीवित गुप्त की हत्या कर इस वंश का अंत किया। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय का अंतिम रूप से हत्या करके इस वंश को मतलब अंत कर दिया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित क्या गुप्त। बताएंगे? जीवित जीवित गुप्त गुप्त। तृतीय। ठीक है, क्या बताएंगे? जीवित गुप्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब कौन सा वंश आएगा? अब कौन सा आएगा? मगध के किस पर्वतीय शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? ठीक है, मगध के किस पर्वतीय गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? कृष्णगुप्त को। किसे कहते हैं? तो कृष्णगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, कृष्णगुप्त को कहते हैं। किसे? कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के किस पर्वतीय गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्णगुप्त को। ठीक है, किसे कहते हैं? कृष्णगुप्त को कहते हैं। ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, मगध के पर्वतीय गुप्त शासक को उनके उपाधियों का सुमेलित करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, बताना है, हर्षगुप्त को क्या कहा जाता है? हर्षगुप्त को वीर योद्धा। ठीक है, ये सी आंसर है इसका। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त को क्या कहा? महाराजा धीराज कहते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त को क्या? महाराजा धीराज। ठीक है, जीवित गुप्त को क्या कहा जाता है? जीवित गुप्त को, ठीक है, राजाओं के सिरमौर। ठीक है, राजाओं का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, डी का। और आदित्य सेन को क्या कहते हैं? परम भट्टारक महाराजा धीराज। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। हर्षगुप्त को क्या कहा जाता है? ये परवर्ती गुप्त है। ठीक है, हर्षगुप्त को क्या कहते हैं? वीर योद्धा। कुमारगुप्त महाराजा धीराज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीवित गुप्त को राजाओं के में सिरमौर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्षितिज चूड़ामणि या फिर राजाओं में सिरमौर किसे कहते हैं? जीवित गुप्त को। ठीक है, आदित्य सेन को क्या कहते हैं? परम भट्टारक या फिर महाराजा धीराज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मगध के किस पर्वतीय गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? किसके? जीवित गुप्त के बारे में। ठीक है, जीवित गुप्त के बारे में क्या कहते हैं? जीवित गुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसने मतलब क्या किया था? तो उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं का मतलब क्या किया था? जीता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के मृत्यु कर मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन। कौन था प्रथम शासक? तो आदित्य सेन था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन था। कौन था? आदित्य सेन। मगध के किस पर्वतीय गुप्त सम्राट मगध के किस पर्वतीय सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत ह्वेनसांग
क्या लिखा हुआ है यार, वान वेन तसे भारत की यात्रा की, ठीक है। वान वेन तसे ने भारत की यात्रा की, कौन थे? आदित्य सेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आदित्य सेन, ठीक है, ये वेनसोंग को ही साथ कहते हैं, ठीक है, आदित्य सेन के समय, ठीक है। तो जिस समय इसने वान वेन तसे ने भारत की यात्रा की, उसे मगध के किस पूर्ववर्ती शासक का शासन था? तो ध्यान, मगध के किस आदित्य पूर्ववर्ती गुप्त का शासक था? तो क्या बताएंगे? आदित्य सेन, ठीक है। सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का मतलब सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सही क्रम की बात की तो सबसे पहले कृष्णगुप्त, हर्ष, हर्षगुप्त, कुमार, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, आदित्य महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, अंतिम जो था आदित्य सेन, ठीक है। ध्यान, श्री कृष्ण गुप्त पहला, आदित्य सेन की बात करें अंतिम, ठीक है, ध्यान में रखे आप लोग, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, क्या था? गुप्तोत्तर, ठीक है, गुप्तोत्तर युग और बिहार, मतलब गुप्ता के बाद का बिहार का क्या स्थिति था, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? बिल्कुल, 673, 1600, हाँ, 673, कहीं कहीं पे 600, 674, 75 भी देता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इस सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 673 ईस्वी में, ठीक है, बिहार का भ्रमण किया लगभग, ठीक है, 675 के आसपास है, ठीक है, 675 के आसपास से इसने बिहार में किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत की? किस विश्वविद्यालय में? तो क्या बताएंगे? नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? क्या बताएंगे? नालंदा, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय मतलब क्या था? प्रसिद्ध था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलेंगे आगे, बताना आपको। चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा चीनी यात्री विश्वविद्यालय। किस, बिल्कुल ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग की बात की, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग ने मतलब क्या किया? अध्ययन किया। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यात्री 5 वर्षों तक मतलब क्या किया? अध्ययन किया। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? 635। 635, ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री, सबसे पहले चीनी यात्री ने, ठीक है, ध्यान रखें, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया? 46वें विश्व में पूछा है तो नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन सा विश्वविद्यालय प्राप्त था? नालंदा। नालंदा। इत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इत्सिंग ने, तो वो भी नालंदा में, इत्सिंग ने भी नालंदा, क्योंकि बौद्ध अध्ययन का, ठीक है, बौद्ध अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र जो था नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। किस तरह? शशांक था। शशांक कहाँ का शासक था? बंगाल का। बिल्कुल बंगाल था, जो क्रूर था। कैसा था? क्रूर था एवं धर्मांध शासक था, ठीक है। अब आते हैं पालकालीन बिहार, देखेंगे पालकालीन बिहार, ठीक है। तो उदंतपुरी या फिर उदंतपुरी शिक्षा के निम्न में से किस काल से संबंधित है? बताएंगे किस काल से? उदंतपुरी किस राज्य से? बिहार, ठीक है, बिहार से है, पाल काल से संबंधित है, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? धर्मपाल, गोपाल, ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। गोपाल का शासनकाल कब से कब तक रहा? 750 से 770। 750 से 770, ठीक है। पाल वंश का स्थापना कब हुआ? 700। तो 750 में, ठीक है। पाल वंश का स्थापना कब हुआ? तो वो भी 750 में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? ये धर्मपाल। धर्मपाल का शासन कब से कब तक है? 770 से 810 तक, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया? पाल वंश। पाल वंश के किस शासक ने किया? क्या बताएंगे? विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने किया। किसने किया? धर्मपाल ने किया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आप हमें ये बताएं, ठीक है। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको दिखेगा? भागलपुर। भागलपुर के कहाँ पे? पाथर घाट, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पाथर घाट में। कहाँ पे? पाथर घाट में, ठीक है। नालंदा महाविद्यालय का आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो हर्ष भी देता था, धर्मपाल भी दिया, देवपाल भी दिया। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन ने भी दिया, धर्मपाल ने भी दिया और मतलब देवपाल ने भी दिया, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? देवपाल था। कौन था? देवपाल था, ठीक है। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान का, ठीक है, ध्यान रखें, महायान का, ठीक है। तो पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो ध्यान रखेंगे महायान, ठीक है, किसका? महायान का, ठीक है। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था?
देवपाल ने। देवपाल, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो किस शासक के काल में, ठीक है, शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ध्यान रखें, देवपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किस शासक के काल में, शैलेंद्र वंश के शासक, क्या इसका नाम क्या था शैलेंद्र वंश के शासक का नाम? बालपुत्र देव। सब पढ़ा दे तो भूल जाते, कल ही तो पढ़ा था, बालपुत्र देव नाम था, ठीक है। बालपुत्र इसने देव। बोला भाई साहब हमको 5 गांव दीजिए, हाँ सही है, बालपुत्र देव, ठीक है, 5 गांव दीजिए। तो 5 गांव दिया गया, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद इसने मतलब क्या किया, तो नालंदा में मतलब क्या किया, तो बौद्ध मठ का स्थापना करवाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसने? तो देवपाल ने, ठीक है, ध्यान रखे किसने, तो ध्यान रखिए क्या नाम है इसका, देवपाल से 5 गांव मांगे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शैलेंद्र वंशी शासक था, ठीक है। अब आगे नालंदा विश्वविद्यालय खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दे दिया? तो धर्मपाल ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव के दान में दिया था धर्मपाल ने। किस शासक ने? उदंतपुरी। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया? किसने करवाया उदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना? ठीक है, गोपाल ने करवाया। किसने करवाया? गोपाल ने किया। गोपाल कब से कब तक शासक था पाल वंश का? 600 और अभी ना पढ़ा है ऊपर में, हाँ ध्यान कहाँ रहता आप लोग का? 750 750 से 70 750 से लेके 770 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, किस काल में कांसे के, ठीक है, मूर्तियों के निर्माण के लिए एक उन्नत शैली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, विकास हुआ था? कहाँ पे हुआ था, किस काल में हुआ था? कांसा का मूर्ति का निर्माण कहाँ पे होता था? ध्यान रखें, पाल युग में, ठीक है। धीमन जो थे ना इसके प्रमुख मूर्तिकार थे, ठीक है, धीमन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार में, ठीक है, बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति के एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली के निर्णायक देन किसकी थी? तो धीमन एवं बिटपाल की थी। किसकी थी? धीमन और बिटपाल का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये पाल युगीन, ठीक है, पाल युगीन मूर्तिकार थे जो कि कांस्य से निर्मित मूर्ति के एक उन्नत शैली का विकास किया था, ठीक है। पालकालीन कांस्य मूर्ति के कलाकार धीमन एवं बिटपाल कहाँ के निवासी थे? तो क्या बताएंगे? नालंदा के निवासी थे, ठीक है। और धीमन का पुत्र जो था ना बिटपाल था, दोनों बाप बेटा थे, ठीक है, एक पिता थे एक पुत्र थे, ठीक है, दोनों के क्या पिता पुत्र थे। क्या नाम था? धीमन और बिटपाल क्या थे? पिता और पुत्र थे, ठीक है। दोनों के दोनों किसके थे? पालकालीन कांस्य मूर्ति के मतलब क्या थे? कलाकार थे, धीमन और बिटपाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे आप हमें, किसने जावा के शासक बेट्ठल पुत्र के अनुरोध पर, ठीक है, नालंदा में, ठीक है, बिहार को देख रेख करने के लिए 5 गांव दान में दे दिए? देवपाल थे। जावा के शासक का नाम था देवपाल। जावा के शासक का नाम था बेट्ठल पुत्र के अनुरोध पे, ठीक है, नालंदा में, ठीक है, नालंदा बिहार को, ठीक है, देख रेख के लिए 5 गांव दान पे दिए थे, देवपाल ने दिया था, ठीक है। बौद्ध विद्वानों ने, ठीक है, शांत रक्षित और अतिश दीपंकर किस काल से तिब्बत गए थे? किस काल में तिब्बत गए थे? अब देखेंगे यहाँ पे क्या था, पाल काल में देखेंगे बहुत सारा बौद्ध संत आए थे, तो यहाँ से भी मतलब बोला गया से यहाँ के लोग भी जाए देखे से मतलब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है तिब्बत में। तो यहाँ से भी कुछ लोग मतलब तिब्बत के, जिनमें से कौन कौन गए? शांत रक्षित और अतिश दीपंकर, ठीक है, दोनों के दोनों बौद्ध साधु थे, दोनों का मतलब कहाँ भेजा गया? तिब्बत भेजा गया था पाल काल में, ठीक है। तो वहां से तो आते ही थे, यहाँ से भी गए थे। यहाँ से जाने वाले 2 बौद्ध विद्वान का नाम क्या है? शांत रक्षित और आतिश दीपंकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में पाल काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताइए। पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ है, ठीक है। वर्ण मतलब ऐसा धर्म जो वन पे आधारित है, ठीक है, उस धर्म के पालन के मतलब क्या थे? खिलाफ थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाल खिलाफ थे, नहीं थे, खिलाफ थे, तो यही तो गलत है। मतलब असत्य है, मतलब नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब ये गलत है, ठीक है। पाल शासक बौद्ध थे, वे ख्याल करते थे कि वह लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, ठीक है, मतलब वो क्या थे? वर्णाश्रम के मतलब क्या थे? समर्थक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आएंगे स्वर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने, ठीक है, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी। किसने किया था भाई? तो बालपुत्र देव ने किया था। किसने? देवपाल से, ठीक है। और देवपाल से बेट्ठल पुत्र के, ठीक है, जावा के शासक ने भी देवपाल से मांगा, ठीक है, 5 गांव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसने भी देवपाल से ही माना। क्या नाम है इसका? ठीक है, स्वर्ण भूमि का शासक शैलेंद्र वंशी शासक जो था, स्वर्ण भूमि उसका शासक जो था, उसने भी किससे मांगे? ठीक है, ध्यान रखेंगे,
देवपाल से ही मांगा। किससे मांगा? ध्यान रखिए, उसने भी देवपाल से ही मांगा था, देवपाल से ही मांगा था, ठीक है। तो दोनों को दोनों देवपाल से 5-5 गांव मांगे थे, ठीक है। एक का नाम बालपुत्र देव था और दूसरे का नाम क्या था? तो बेट्ठल पुत्र, ठीक है। जावा के शासक बेट्ठल पुत्र, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, हमें ये बताइए, पालकालीन कांस्य पट्टी में सांचे में ढलिए, इसका साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है साक्ष्य? तो ध्यान रखें, इसका है नालंदा के, ठीक है, कुकरीहार से मिलता है। नालंदा एवं कुकरीहार गया, कुकरीहार कहाँ पड़ता है? तो कुकरीहार गया आपको में। गया में, कहाँ पे पड़ेगा? कुकरीहार कहाँ पे पड़ेगा? तो कुकरीहार आपको गया में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल एवं देवपाल के मतलब क्या थे? समकालीन थे, ठीक है। चित्रित पांडुलिपि, ठीक है, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्री, ठीक है, प्रज्ञाम परित और, ठीक है, पंचरस किस युग के हैं? तो क्या बताएंगे? पाली युग पाल युग के है। किस युग के है? पाल युग के है, ठीक है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप में कहाँ से प्राप्त होता है? तो नालंदा से। कहाँ से होता है? नालंदा से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, ठीक है, पाटलिपुत्र से। कहाँ से करते थे? पाटलिपुत्र से करते थे। तो पाल शासक अपना आदेश कहाँ से प्रसारित करते थे? पाटलिपुत्र से करते थे। पाल काल में, ठीक है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो मगध को कहते थे। किसे कहता है? ठीक है, ध्यान रखो, मगध को। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता? मगध को कहा जाता। किसे? मगध को। संभवतः अंग, ठीक है, ध्यान रखो, अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे, संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे, ठीक है। श्रीनगर भुक्ति किसे कहते थे? मगध को कहते थे, ठीक है। देवपाल की अनुमति से सुमत्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया, ठीक है। देवपाल की अनुमति से सुमत्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहा विदेशी, ध्यान रखें, किस विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कहाँ पे करवाया? तो नालंदा में करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश मेडिवल शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से मिथिला के कर्नाट वंश से मेनली जो है तो मेडिवल एक तरह से शुरुआत माना जाता है, ठीक है। हाँ, मेडिवल की शुरुआत हो जाता है। तो मिथिला के कर्नाट वंश आज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कल के क्लास में आगे को हम लोग देखेंगे, ठीक है, करवा दो। करवा दीजिए। चलिए, मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से जानकारी मिलती है? तो दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, सिमर गांव से प्राप्त पाषाण लेख से, ठीक है, उधर ढाडी से प्राप्त श्रीधर दास महामांडली के शिलालेख से, या फिर सभी से, तो सारे से मिलते हैं, ठीक है। तो मिथिला के कर्नाट वंश, ठीक है, कर्नाट वंश कहाँ पे थी? मिथिला में करती थी रूल, ठीक है। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, सिमर गांव से प्राप्त पाषाण लेख से। सिमर गांव जो थे मिथिला के कर्नाट वंश का क्या था? राजधानी था, नेपाल में पड़ता है। उंधरा डाडी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडली के शिलालेख से, या फिर उपयुक्त सभी जगह से, तो सभी जगह से। मालदेव के भीत भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख पे, ठीक है, ओम श्री मल्ले दवस से उत्कीर्ण है, ठीक है। राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाट वंश के मंत्री थे? किसके मंत्री थे? चंदेश्वर ठाकुर हरि सिंह देव के। किसके मंत्री थे? हरि सिंह देव के, ठीक है। तो बताना रत्नाकर, ठीक है, राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता का नाम बताइए, क्या नाम है? चंदेश्वर ठाकुर। बिल्कुल, चंदेश्वर ठाकुर, ठीक है। हरि सिंह देव के समय नेपाल पे आक्रमण हुआ, ठीक है, हरि सिंह देव के समय पे नेपाल पे आक्रमण हुआ। मैथिली की प्रथम पुस्तक, ठीक है, वन रत्नाकर, ठीक है, मैथिली की प्रथम पुस्तक, ठीक है, वन रत्नाकर की रचना किसने की? तो ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वन रत्नाकर अगर पूछेगा तो ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, राजनीतिक रत्नाकर तो क्या बताएंगे? हरि सिंह देव। क्या बताएंगे? रिपीट कीजिए मेरे साथ एक बार, ठीक है। हरि सिंह देव किसके रचयिता है? तो राजनीतिक रत्नाकर, क्या? राजनीतिक रत्नाकर, ठीक है। वन रत्न राजनीति रत्नाकर के है चंद्रेश्वर ठाकुर। हरि सिंह देव तो कर्नाट शासक का मंत्री, वो तो राजा है ना। अरे राजा का मैंने नाम बता दिया, मिस्टेक, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता कौन है? चंदेश्वर ठाकुर। कौन है ये? इसके मंत्री थे, हरि सिंह देव के मंत्री थे ये, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता कौन है? चंदेश्वर ठाकुर, ठीक है। वन रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है। क्या होता है? वन रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजनीति करने के लिए कभी कभी चंदा भी मांगना पड़ता है, ठीक है। तो चंदेश्वर ठाकुर, ठीक है, इससे याद रहेगा, ठीक है। पहले के लोगों के पास जब चुनाव में आप ना 70 लाख 40 लाख रुपया पैसा फिक्स कर दिया है,
पहले के लोग चंदा मांग के चुनाव लड़ते थे, ठीक है। पहले नेताओं के पास पैसा नहीं था। आजादी के समय जितने भी नेताओं ने चुनाव लड़ा, सबके चुनाव के खर्चा के लिए लोगों के द्वारा दान दिया गया था, ठीक है। तो राजनीति से चंदेश्वर याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 में हुआ। कर्नाट शासक नान्यदेव ने भारत में नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को, ठीक है, महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और, ठीक है, नृपमल कहता था, ठीक है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते लखनऊती गया, ठीक है। कर्नाट वंश के शासन पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास के स्वर्ण युग कहा गया। तो कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे कथन जो है से आपका क्या है, सही है। ऑल स्टेटमेंट आर क्या, करेक्ट, ठीक है। एक बार सारे स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई? तारीख याद रखिए, कब होता है? 1097 में होता है, ठीक है। कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव ने भारत में नाट्य शास्त्र पे मतलब टीका लिखा, ठीक है। नाट्य शास्त्र के संस्थापक कौन थे? किसने लिखा था नाट्य शास्त्र? भरत मुनि ने लिखा था, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र पे, ठीक है, मिथिला के किस शासक ने नाट्य शास्त्र पे टीका लिखा था? उसका नाम था नान्यदेव। क्या नाम था उनका? नान्यदेव, ठीक है। नान्यदेव ने टीका लिखते अपने आप को क्या, महासामंताधिपति मिथिलेश्वर मतलब मिथिला का ईश्वर, ठीक है, नृपमल कहता था। नरसिंह देव के शासनकाल में, ठीक है, नरसिंह देव के शासनकाल में, ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनऊती गया, ठीक है। तो जिस समय बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण हुआ, उस समय मिथिला का शासक कौन था? क्या बताएंगे? नरसिंह देव। क्या नाम था उसका? नरसिंह देव, ठीक है। और कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक चीज से मिथिला के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि मिथिला के इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग या फिर काल युग। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मिथिला का स्वर्ण युग कर्नाट वंश के शासन को। अब आते हैं, बताना है आपको, ठीक है। कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। चंदेश्वर, कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के पुत्र कौन है? ठीक है, ध्यान में, चंदेश्वर, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के चंदेश्वर। राजनीति के लिए चंदा लेना पड़ता है। चंदेश्वर, ठीक है। चंदेश्वर किसके पुत्र थे? धीरेश्वर के पुत्र थे। किसके थे? धीरेश्वर ठाकुर के मतलब क्या थे? पुत्र थे। छांदोग्य 10 पद्धति, छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक, तो ध्यान रखें, वीरेश्वर। क्या होगा? वीरेश्वर, ठीक है, ध्यान रखिए। किसने महावार्तिका, किसने महावार्तिक, ठीक है, नैवंध, किसने महावार्तिक, ठीक है, नैवंधिक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? धीरेश्वर ठाकुर को। किसे? धीरेश्वर ठाकुर को। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? रामपाल। उस समय पाल वंश का शासक कौन था? रामपाल था, ठीक है ना। मिथिला में, ठीक है, मिथिला में तिरहुत, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक वंश का उदय 1097-98 में होता। उस समय पाल वंश का शासक कौन था? रामपाल। मिथिला के कर्नाटक, ठीक है, मिथिला के कर्नाटक कहाँ के मतलब राजवंश थे? तो दक्षिण भारत के मतलब राजवंश थे। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य संस्थापक कौन था? संस्थापक थे नन्यदेव। संस्थापक कौन थे? नन्यभट्ट। उत्तर बिहार को तीरभुक्ति या मिथिला कहा जाए। उत्तर बिहार को क्या बोलते थे? तीरभुक्ति या फिर मिथिला कहते थे, ठीक है। मिथिला में कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? सिमरावगढ़। कहाँ थी इसकी राजधानी? सिमरावगढ़ थी, जो कि अभी आधुनिक कहाँ पे पड़ता है? आधुनिक नेपाल में इनकी राजधानी पड़ती है सिमरावगढ़, ठीक है। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक है हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह जो थे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो 1378 में हुआ, ठीक है। तो वंश की स्थापना 1197 में और 1378 में जाकर पूर्णतः मतलब इस वंश को मतलब क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बिहार में किसके समय पंजी प्रथा, ये कई बार पूछा गया, पंजी प्रबंध का विकास किसके शासनकाल हुआ? कर्नाटक में, ठीक है। किसके? कर्नाटक के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिब्बती इतिहास का धर्म स्वामी तिरहुत आए थे। कब आए थे? तो 1234 में। कर्नाटक वंश के बारे में जानकारी धर्म स्वामी भी देते हैं, ठीक है। 1234 में 1 2 3 4 याद करना आसान है, ठीक है। 1234 में क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4 में क्या आए थे? तो ध्यान रखें, क्या आए थे? धर्म स्वामी तिरहुत आए थे, ठीक है, ध्यान रखें। कब आए थे? तिरहुत आए थे, ठीक है, धर्म स्वामी, ठीक है। अब बताना बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से कर्नाटक वंश में किसका शासन था? नरसिंह देव का। किसका शासनकाल था? नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति, ठीक है, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो ध्यान रखें कौन है? तो ध्यान रखें कौन कौन है? तो यहाँ पे धर्म स्वामिनी और मुल्ला तकिया ने दोनों ने मतलब चर्चा किया कि भाई साहब
तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के द्वारा मिथिला पे आक्रमण किया गया था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो ध्यान रखें, राम सिंह देव। क्या नाम था? राम सिंह देव। ठीक है, जिस समय तुगरिल तुगन के आक्रमण हुआ या फिर अभियान चला उस समय तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे? राम सिंह देव थे। कौन थे? राम सिंह देव थे। कर्नाट शासकों में, ठीक है, कर्नाट शासकों के में कौन एक महान समाज सुधारक था? कौन था? हरि सिंह देव था। ठीक है, जो कि अंतिम शासक भी था। हरि सिंह देव महान समाज सुधारक थे, अंतिम शासक भी थे। ठीक है, पंजी पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल के दौरान विकसित हुआ? पंजी पंजी प्रबंध हरि सिंह देव। ठीक है, ध्यान रखें कौन हो जाएगा? हरि सिंह देव हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, कौन सा? हरि सिंह देव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन इसका है? अभी 14 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसका मेडिवल का कितना क्वेश्चन बाकी है? ज्यादा नहीं है, 14 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। ठीक है, 40 मिनट संपूर्ण हो जाएगा क्लास। चलिए आप चलेंगे मध्यकालीन में आते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने किया और अंतिम शासक की बात करें कौन हो जाएंगे? तो हरि सिंह देव। क्या नाम है? हरि सिंह देव। कश्मीर के अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। वहीं से हरि सिंह देव याद रखिए। ठीक है, हालांकि कश्मीर से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम के धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ध्यान में रखेंगे 1224 में मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से और तिब्बती विद्वान, ठीक है, तारानाथ की रचनाओं से आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। मनेरिया, ठीक है, मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से, ठीक है, तुरुष्क दंड या तुर्कों के लिए कर वसूली का आदेश दिया। ठीक है, तारानाथ की कृतियों से बख्तियार खिलजी के लिए पहले कुछ समाधियों पर उत्कीर्ण इंस वंदना तथा मुस्लिम आवासियों की चर्चा मिलती है। परंपरा भी बिहार में प्रारंभिक मुस्लिम बस्तियों के होने की पुष्टि मिलती है। एक मुस्लिम एवं मोमिन आरिफ मनेर के समीप बस गया। ठीक है, एक मुस्लिम एवं मोमिन आरिफ मनेर के समीप बस गया था। ठीक है, वही मनीर शरीफ आगे चल के पढ़ा। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में जानकारी साहित्यिक स्रोत से सत्य कथन की चयन करें। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो लिया है, ठीक है, डी लिया है, सारे के सारे सही लिया है। मतलब मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी आपको साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती कौन कौन है? तो देख, तारीख शेरशाही, सार से मतलब शेरशाह के प्रशासन इतिहास के जानने का स्रोत है। तारीख शेरशाही के लेखक कौन है? तारीख शेरशाही के कोई आदमी? दाऊद। मुल्ला दाऊद। मुल्ला अच्छा। दाऊद। तारीख शेरशाही के लेखक मुल्ला दाऊद, याद नहीं आ रहा, एक बार चेक करके देखो। तारीख शेरशाही मुल्ला तकिया है, दाऊद थोड़ी है। मुल्ला तकिया हो सकता है। ठीक है, दाऊद नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोजशाही से मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी मिलती है, जियाउद्दीन बर्नी के, ठीक है, तारीख फिरोजशाही से मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करेंगे, ठीक है, अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर की तुजक के बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मेहनाज सुराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। शेख कबीर की पुस्तक, ठीक, अफसाना ए शासन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है अफसाना ए शासन के लेखक कौन है? तो शेख कबीर। ठीक है, से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब फिर से अगर हम लोग इधर चले तो इधर क्या है, तो इसको ध्यान में रखिए, क्या नाम है? तबकाते नासरी और रियाज, तबकाते नासरी, ठीक है, रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रासंगिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारे के सारे कथन से हमें पता चलता है बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है, तो सारे के सारे हैं। ठीक है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये बताइए, ठीक है, 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण करके वहां के कर्नाट वंश के शासन को अपना बनाया और बाद में वहां से बंगाल गया? ठीक है, किसने बताया? तो मुल्ला तकिया। किसने बताया? मुल्ला तकिया। ठीक है, यही सब तारीख फिरोजशाही के लेखक है। ठीक है, तारीख शेरशाही के लेखक है मुल्ला तकिया। बिहार के किस तुर्क राजवंश ने अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तो क्या बताएंगे? तुगलक के। किससे प्राप्त हुए हैं? तुगलक के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? क्या बताएंगे? तो तिरहुत। क्या हो जाएगा? तिरहुत। ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो क्या बताएंगे? मुल्ला तकिया। कौन था? मुल्ला तकिया। बहारीस्तान गैवी किसकी रचना है? बहारीस्तान गैवी किसकी रचना है? तो ध्यान रखें, मिर्जा नाथन की रचना है। किसका है? मिर्जा नाथन। मिरितुल अहवाल किसकी रचना है? मिरितुल अहवाल
मुल्ला बहवानी। मुल्ला बहबहानी की रचना है, ठीक है। क्या नाम है? मृतुल अहवाल। मध्यकालीन विद्या के इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तो उपयुक्त सभी, सारे के सारे मतलब क्या है? स्रोत के रूप में इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता, कृति पटाका, वन रत्नाकर। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कीर्तिलता, कृति पटाका और क्या? तो क्या बताएंगे? और वन रत्नाकर, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख, ठीक है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से। किससे संबंधित है? शेर शाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन है जिसने अभिलेख पे बिहार में मिले हैं? ठीक है। कौन है मुगल शासक? अकबर, ठीक है। तो वह पहला मुगल शासक कौन है जिसका अभिलेख बिहार से मिले? तो अकबर। सियर उल, ठीक है, सियर उल मुताखिरीन, सियर उल मुताखिरीन की रचना किसने की? तो क्या बताएंगे? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन बिहार से संबंधित स्रोतों की रचना करें, ठीक है, आप बताना है आपको, ठीक है। चलिए, रियाज उस सलातीन के लेखक गुलाम हुसैन सलीम, ठीक है। तारीखे शेरशाही के लेखक है अब्बास शब्बानी, ठीक है। अब चलेंगे, बकियाते मुस्ताकी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे रिजू कला, ठीक है। अफसाने, ठीक है, अफसानाए शाह के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे कौन है इसके अफसानाए शाह के लेखक? तो ध्यान रखिएगा शेख कबीर, ठीक है। और बसाती नूल उन्स के लेखक कौन है? तो इक्तान देहलवी। क्या नाम है? इक्तान देहलवी। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, सभी लोग उसको पढ़ लिए, नाम कठिन है इसलिए महत्वपूर्ण है। रियाज उस सलातीन के लेखक कौन है? गुलाम हुसैन सलीम। तारीखे शेरशाही के अब्बास शरवानी, ठीक है। बकियाते मुस्ताकी के लेखक है रिजुकुल्ला, ठीक है। अफसानाए शाह के लेखक है ना शेख कबीर, ठीक है। बसाती नूल उन्स के लेखक कौन है? इख्तास, क्या नाम है इसका? इख्तान देहलवी, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। क्या आंसर का? बी हो जाएगा, ठीक है। मुल्ला बहबानी, ठीक है, मुल्ला बहबानी यात्री थे, किसके यात्री थे? ध्यान रखेंगे ईरान के, ठीक है। क्या? ईरान के, ठीक है। चलेंगे, कल के क्लास में बिहार में तुर्कों का आगमन हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, याद आप लोग रखें।